नमस्ते। कभी सोचा है कि एक बहुत ही छोटा सा टैक्स भारत नेपाल बॉर्डर पर इतना बड़ा संकट कैसे खड़ा कर सकता है? आज हम इसी कहानी की तह तक चलेंगे। तो देखिए, दुनिया की सबसे यूनिक, सबसे खुली सीमाओं में से एक पर इस वक्त जबरदस्त विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। और वजह जानकर शायद आप हैरान रह जाएंगे। सिर्फ 63 रुपए। जी हां, अगर कोई 63 रुपए से ज्यादा का कोई भी सामान सीमा पार से लाता है तो उस पर एक नया सख्त टैक्स लगेगा। बस इतनी सी बात है। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, ये मामला सिर्फ पैसे का है नहीं। तो फिर असली कहानी क्या है? चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस पूरे संकट को समझने के लिए हमें पहले उस बॉर्डर के अनोखी अर्थव्यवस्था को समझना होगा। ये कोई मामूली बाजार नहीं है, बल्कि वहां के लोगों के लिए जीने का एक तरीका है। कल्पना कीजिए, भारत और नेपाल के बीच 1700 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी एक खुली सीमा है। मतलब कोई वीजा नहीं, कोई पासपोर्ट नहीं, लोग बस सड़क के रास्ते आते जाते हैं। ये अपने आप में कितना खास है। और इसी वजह से इस जगह को एकल आर्थिक इकाई या सिंगल इकोनॉमिक यूनिट भी कहते हैं। सुनने में ये भारी भरकम शब्द लगता है, लेकिन इसका मतलब बहुत सीधा है। मतलब ये कि बॉर्डर पर रहने वाले भारतीयों और नेपाली लोग एक ही बाजार का हिस्सा हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में ये जो कागज पर खींची हुई सीमा है वो लगभग गायब ही हो जाती है। तो होता यह है कि रोज की जरूरत का सामान, किराना, कपड़े, दवाइयाँ, यहाँ तक कि खेती के लिए खाद, सब कुछ बिना किसी रोक टोक के सीमा पार आता जाता है। इसी को हम एक तरह की माइक्रो इंपोर्ट इकोनॉमी कह सकते हैं। और ये रिश्ता सिर्फ लेन देन का नहीं है, यहाँ के लोग इसे रोटी बेटी का रिश्ता कहते हैं। समझ रहे हैं? ये सिर्फ व्यापार नहीं है, बल्कि पीढ़ियों से चले आ रहे परिवारों और संस्कृतियों का एक बहुत गहरा, अटूट जुड़ाव है। तो सवाल वही है, जब सब कुछ इतना जुड़ा हुआ है, तो फिर नेपाल सरकार अचानक इतनी सख्ती क्यों कर रही है? चलिए, अब जरा उनका पक्ष भी समझते हैं। उनका ऑफिशियल तर्क क्या है? यहाँ एक बात साफ कर देना बहुत जरूरी है। ये कोई नया कानून नहीं बनाया गया है। नहीं, ये एक पुराना कानून है जो पहले से था, बस अब उसे बहुत सख्ती से लागू किया जा रहा है। इसके पीछे एक बड़ी वजह है नेपाल की भारत पर व्यापारिक निर्भरता। आप सोचिए, नेपाल का लगभग 65% व्यापार भारत के साथ होता है। तो जाहिर है सरकार इसी निर्भरता को कम करना चाहती है। तो सरकार के सामने 4 बड़े लक्ष्य हैं। पहला, इस अनौपचारिक व्यापार पर टैक्स लगाकर सरकारी खजाना भरना। दूसरा, जैसा हमने अभी बात की, भारत पर आयात की निर्भरता को घटाना। तीसरा, अपने लोकल बाजारों को प्रोटेक्ट करना। और चौथा, तस्करी पर भी लगाम कसना। लेकिन इन बड़े बड़े लक्ष्यों की एक कीमत चुकानी पड़ रही है, एक मानवीय कीमत और एक राजनीतिक कीमत। तो चलिए अब देखते हैं कि इसका असर असल में जमीन पर क्या हो रहा है। तो सबसे ज्यादा असर किस पे पड़ रहा है? असल में इसका सबसे ज्यादा बोझ उन दिहाड़ी मजदूरों पर पड़ रहा है जो रोज कमाते और खाते हैं। दूसरी तरफ जो बड़े और अमीर इंपोर्टर्स हैं, उन पर इसका असर बहुत कम है। मतलब ये पॉलिसी गरीबों को ज्यादा चोट पहुंचा रही है। आप सोचकर देखिए, कई लोगों के लिए तो रोजमर्रा की जिंदगी ही जैसे अस्त व्यस्त हो गई है। बुनियादी जरूरत की चीजें खरीदना भी अब पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल और महंगा हो गया है। और मामला सिर्फ आर्थिक नहीं है, अब इसमें एक राजनीतिक दरार भी आ रही है। देखिए, सीमा के पास रहने वाले जो मधेसी समुदाय के लोग हैं, उन्हें लग रहा है कि ये एक पहाड़ी केंद्रित फैसला है जो काठमांडू में बैठे लोग उन पर थोप रहे हैं। वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार का कहना है कि ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी कदम है। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और इस पूरे मामले को एक बड़े जियोपॉलिटिकल नजरिए से देखते हैं, क्योंकि यकीन मानिए ये सिर्फ एक लोकल मुद्दा बिल्कुल नहीं है। यहां नेपाल की असली दुविधा सामने आती है। देखिए, एक तरफ वो आर्थिक रूप से आजाद होना चाहता है, अपनी संप्रभुता चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ उसकी भौगोलिक सच्चाई है। वो एक लैंडलॉक्ड देश है और भारत पर निर्भर है। वो भारत पर निर्भरता कम करना तो चाहता है, लेकिन जमीन से घिरा होने की वजह से उसके पास विकल्प भी तो बहुत सीमित हैं। और यहीं पर आके हम एक बहुत बड़े सवाल पर रुक जाते हैं। क्या कोई भी देश अपनी सदियों पुरानी सांस्कृतिक नींव को नुकसान पहुंचाए बिना ऐसी आर्थिक दीवारें खड़ी कर सकता है?